कल की बात है कि एंड्रे बेते का निधन हुआ है और इसलिए हमारे लिए जो है वो एंड्रे बेते जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम एंड्रे बेते के बारे में जो है वो बात करेंगे कि किस तरीके से एंड्रे बेते ने जो है वो कास्ट और जो इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर उसके बारे में जो है वो बात की है। किस तरीके से एंड्रे बेते ने जो पहले इंडोलॉजिकल अप्रोच हुआ करती थी उसको क्रिटिसाइज़ किया और जो अपनी एक फील्ड वर्क अप्रोच है उसको जो है वो स्थापित किया। कैसे जो है वो एंड्रे बेते तमिलनाडु के अंदर काम करते हैं और एक जो वेबेरियन अप्रोच है वो इंडिया के अंदर आती है। किस तरीके से एंड्रे बेते ने जो है जो कास्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर एक जो स्ट्रक्चरल कैपिटल बनाती है उसके बारे में जो है वो बात की है। किस तरीके से जो है वो आपके पास जब ओबीसी आरक्षण जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन जब दिया जाता है अदर बैकवर्ड क्लासेस को तो एंड्रे बेते जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड्रे बेते का जो है वो रिजर्वेशन के प्रति जो है वो क्या रवैया था। एंड्रे बेते ने जो है वो अगेन उनका जो कंसेप्ट था जो कि द हिंदू का एक आर्टिकल उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ कि द कास्ट इट इज़ नॉट कास्ट इन स्टोन रादर इट इज़ सीमेंटेड बाय पॉलिटिक्स। उसका मतलब क्या था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे एंड ऑल दीज कंसेप्ट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके जब हम एंड्रे बेते के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो है वो कास्ट और इनइक्वालिटी को किस तरीके से देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि जब एंड्रे बेते इंडिया के अंदर आते हैं तो एक मिसकंसेप्शन होती है, मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द कास्ट। तो ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो है और जो इंडोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही जो है वो कास्ट को एक होमोजेनाइजिंग एंटिटी की तरह जो है वो लिख दिया था कि आपके पास जो है वो कास्ट कुछ इस तरीके की होती है कि सबसे ऊपर जो है वो आपके पास ब्राह्मण्स होंगे, फिर उसके बाद जो है वो क्षत्रिय होंगे, फिर उसके बाद वैश्य होंगे, फिर उसके बाद जो है शूद्र की बारी आएगी। बाहर जो है वो आपके पास फोल्ड के बाहर देयर विल बी अनटचेबल्स। ठीक है। और इस चीज़ को जो है वो पूरा होमोजेनाइज कर दिया गया था कि भारतवर्ष के अंदर आप जहाँ पे भी चले जाइएगा वहाँ पे जो है वो आपको ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है क्षत्रिय की बारी आएगी, फिर वैश्य की बारी आएगी, फिर उसके बाद जो है शूद्र की बारी आएगी। तो ये जो आपके पास पूरा का पूरा जो 4 वर्णिक डिवीज़न है ये इंडिया के अंदर होमोजेनाइज जो है वो कर रखा था। इनके अंदर जो है वो जीएस गुरे की बात भी आती है, लुई डमो की बात भी आती है। लुई डमो ने अगेन प्योरिटी एंड पोल्यूशन को इंडिया के ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक तरह से ब्लैंकेट और क्लाउड ब्लैंकेट जो है उसका बना दिया था। लुई डमो कहते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो आपके पास जो प्योरिटी है वो जो है वो इंक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे आप जो है वो नीचे की तरफ आते रहते हैं तो आपके पास जो है वो इम्प्योरिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, जिसकी वजह से आपके पास एक बाइनरी ऑपोजिशन जो है ऑफ द प्योरिटी एंड पोल्यूशन उसके ऊपर जो है वो आपके पास पूरी की पूरी कास्ट जो है वो बनी हुई है। ये जो है वो अगेन लुई डमो का मानना था। तो चाहे लुई डमो की बात हो जाए चाहे गुरे की बात हो जाए तो उन्होंने कास्ट को एक बहुत ही जो है वो मोनोलिथिक एंटिटी की तरह जो है बता दिया, एक होमोजेनाइजिंग एंटिटी की तरह बता दिया। ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें जो है वो अगर हम इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडियन सोशियोलॉजी की हिस्ट्री जो है वो अगर हम देखते हैं तो हमें ये भी नज़र आता है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं वो भी इसी चीज़ को जो है वो बिल्कुल सही माने हुए थे। वो क्यों सही माने हुए थे? एस.एस. जोधका कहते हैं इस चीज़ के बारे में, एस.एस. जोधका ने टिप्पणी की है। वो कहते हैं कि जब नेशनलिस्ट से ये पूछा गया कि भारत को तुम नेशन की तरह जो है वो किस तरीके से देखना चाहते हो या फिर किस तरीके से आप ये प्रूव कर पाएंगे कि इंडिया जो है वो एक नेशन है, तो क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी कल्चर्स हैं, बहुत सारी रेसेस हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, तो यूनाइटिंग फैक्टर क्या है? तो नेशनलिस्ट ने इस चीज़ को धीरे धीरे प्रपोज करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया के अंदर चाहे जो है वो आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए तो आपको जो है वो ऐसी जो एक वर्णिक एंटिटी है वो जो है वो मिलेगी। और वो बात अभी भी हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर दर्ज है। वो बात जो है वो अभी भी आप एनसीईआरटीज़ खोल लीजिए या फिर आप जो है वो इग्नू की किताब खोल लीजिए या फिर आप जो है वो इवन आप यूपीएससी का सिलेबस देख लीजिए। इंडियन सोशियोलॉजी जब आप 3.1 से शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो है वो जो पहला चैप्टर है उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं
और जब हम वर्ण और कास्ट के बीच में डिफरेंस करना स्टार्ट करते हैं तो वर्ण के अंदर ये लिखा जाता है दैट इट इज होमोजेनस थ्रू आउट इंडिया। तो एंड्रे बेते इसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। बेते का मानना है कि ये जो है वो कोई होमोजेनाइजिंग एंटिटी नहीं है, पूरे भारत के अंदर ऐसी डिवीजन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। और बेते इस चीज को प्रूव करके दिखाते हैं। कैसे प्रूव करके दिखाते हैं? बेते कहते हैं कि आप इंडोलॉजी से अपना जो फोकस है वो धीरे 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 एक फील्ड वर्क के ऊपर जो है शिफ्ट कीजिए। आप जो एथनोग्राफिक रियलिटीज हैं उनको दिखाना शुरू कीजिए। जब आप धीरे धीरे एथनोग्राफिक रियलिटीज की तरफ मूव करते चले जाएंगे तो आप जो है वो अगेन इस चीज को बताना शुरू कर देंगे कि कास्ट जो है वो कैसे ऑपरेट करती है, कास्ट का रिलेशन प्रॉपर्टी के साथ क्या है, कास्ट का रिलेशन जो है वो इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या है, कास्ट का रिलेशन एजुकेशन के साथ क्या है। ये जो है ये सारे के सारे जो रिलेशंस हैं, ये जो इंटरेक्शनिस्ट रिलेशंस होते हैं, ये सारे के सारे रिलेशंस ये पर्टिकुलर मॉडल जो है वो आपको नहीं बता सकता। तो एंड्रे बेते ने जो एक नींव है, जो एक फील्ड वर्क की एमएन श्रीनिवास ने रखी थी, एंड्रे बेते ने उसी नींव को और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन किया। तो अगेन एंड्रे बेते जब आए थे तो एंड्रे बेते ने जो है वो ये पाया कि इंडिया के अंदर जो है वो ये जो इंडोलॉजी का मॉडल है वो जो है वो लग रहा है कि जीएस गुरे, लुई डमो एक बहुत ही कास्ट को होमोजेनाइजिंग एंटिटी की तरह जो है वो लिख रहे हैं। तो एंड्रे बेते जो है वो तमिलनाडु के अंदर जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे जो है वो कहानी भी है, लेकिन जो मेजर लॉजिक था वो यही था कि ज़्यादातर जो आपके पास इंडोलॉजिस्ट हैं उन्होंने नॉर्थ इंडिया का जो व्यू पॉइंट है उसको जो है वो लिखा था। इवन अगर आप जो है वो अंग्रेज एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भी बात करते हैं, विलियम वाइजर जैसे लोगों की भी बात करते हैं, तो उन्होंने भी दिल्ली के पास वाले जो गांव थे उनके अंदर स्टडी की, जजमानी की स्टडी की, और जजमानी की स्टडी को जो है वो कह दिया कि पूरे इंडिया के अंदर जो है वो ऐसा होता है। तो आपके पास जो है वो अगेन सिरीपुरम के अंदर एंड्रे बेते जाते हैं, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में, और वहाँ पे जो है वो अगेन अपने इंसाइट्स देते हैं। एंड्रे बेते ने सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि एंड्रे बेते ने जो एक क्वेश्चनिंग हम किया करते थे उस वक्त जो है वो लोगों से ये पूछा जाता था कि तुम्हारे समाज के अंदर किसको ऊंचा माना गया है, हु इज़ हाई इन योर सोसाइटी। एंड्रे बेते ने ये जो है वो पूछना शुरू किया कि कौन लैंड को कंट्रोल कर रहा है, कौन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहा है, कौन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पहले जो है वो जनरली इंडिया के अंदर ये पूछा जाता था दैट हु इज रिचुअलिस्टिकली हायर इन द अथॉरिटी। और जो ज़्यादातर लोग जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स के पास थे, उनके पास ज्ञान था, तो इंडियन वैल्यू सिस्टम के अंदर ये जो है वो एक यूनिफॉर्म चीज़ दिखाई देती है कि जिसके पास ज्ञान होता है तो समाज के अंदर जो है वो उसका रिचुअलिस्टिक स्टेटस जो है वो इंप्रूव होता है, वो बड़ा होता है। तो उन्होंने जो पूरा का पूरा जो एक क्वेश्चनिंग का राउंड है उसको जो है वो बदल डाला। तो एंड्रे बेते ने जो है वो ये पूछा कि ज़मीन किसके पास है, लैंड किसके पास है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो किसके हक में है। दूसरी जो चीज़ जो है वो उन्होंने ये पूछी कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो किसके पास हैं, यानी कि आपके पास जो है वो अगेन सोसाइटी के अंदर जो है वो पावर को होल्ड करने वाला या फिर प्रेस्टीज को होल्ड करने वाला जो है वो कौन इंसान है। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि आपके पास जो है वो पॉलिटिक्स किसके पास है। तो जो समाज के अंदर असल में दबदबा बनाते हैं, जिसको जो है वो वेबर अपनी जो है वो अगेन ट्राइडिक अप्रोच जो है वो कहते हैं कि समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेडिशन को नहीं देखोगे, या फिर समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप रिचुअल्स को नहीं देखोगे, रिचुअल्स के साथ साथ जो है वो समाज के अंदर आप इकोनॉमिक कैपिटल को भी देखोगे, आप लोगों की प्रेस्टीज को भी देखोगे, लोगों की पॉलिटिकल पावर को भी देखोगे। तो वही चीज़, वही वेबेरियन अप्रोच जो है वो एंड्रे बेते ने इंडिया के अंदर जो है वो लगानी शुरू की। तो श्रीरामपुर तो आपके पास जो है वो सिरीपुरम के अंदर जो इनसाइट्स एंड्रे बेते को जो मिले हैं वो कुछ इस तरीके से थे कि आपके पास जो ब्राह्मण्स हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो है वो इट्स अ मोनोलिथिक वर्निक एंटिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रादर जो ब्राह्मण्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट क्लासेस।
एक जो है वो आपके पास श्री वैष्णव्स हैं, इनको आप क्लासेस कह लीजिए या फिर इनको जो है वो आप सब कास्ट कह लीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक श्री वैष्णव्स हैं, दूसरा जो है वो आपके पास समरथ्स हैं। तो दोनों जो आपके पास सब कास्ट हैं या फिर दोनों जो क्लासेस हैं, बोथ ऑफ देम दे आर एंडोगेमस ग्रुप्स, और दोनों का जो एक पावर स्टेटस है सोसाइटी के अंदर या फिर दोनों का जो एक जनरल स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, दैट इज डिफरेंट। तो आपके पास जो है वो उन्होंने ये दिखाया कि जो सिरीपुरम के ब्राह्मण्स हैं, दे आर डीपली सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल्स। दोनों के अपने अपने रिचुअल्स हैं, दोनों के अपने अपने सिंबल्स हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। इवन दोनों जो है वो अलग अलग जगह के ऊपर रहते हैं। दोनों ही एंडोगेमस है। जो आपके पास जो है वो सम्राट्स हैं, वो श्री वैष्णव्स के अंदर शादी नहीं करेंगे। श्री वैष्णव्स जो है वो आपके पास इन ब्राह्मण्स के पास जो है वो शादी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि सब ब्राह्मण्स जो है वो दे आर सुपीरियर, तो ये जो है वो रियलिटी में इट इज नॉट ट्रू। तो आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर वर्ण की अगर आप बात करते हैं, तो वो जो वर्ण है इट इज नॉट अ मोनोलिथिक एंटिटी, ठीक है। ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ण है ये मोनोलिथिक एंटिटी जो है वो होगा, नहीं होता ऐसा। दूसरी जो बात है वो इन्होंने जो संस्कृताइजेशन है उसको क्रिटिसाइज किया। अब संस्कृताइजेशन क्या होता है? संस्कृताइजेशन एम.एन. श्रीनिवास ने एक कंसेप्ट दिया था। एम.एन. श्रीनिवास इनके टीचर भी थे, इनके गाइड भी थे। तो एम.एन. श्रीनिवास जो है वो बेसिकली ये कहते हैं, उन्होंने कर्नाटक के अंदर काम किया था और उन्होंने जो है वो देखा कि आपके पास जो है वो कुछ वर्णों ने धीरे धीरे जो है वो संस्कृत बोलनी शुरू कर दी है। तो इसके ऊपर जो है वो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि जो आपका ऊपर का जो वर्ण है, जो आपसे जो है वो ऊपर के जो कास्ट्स होते हैं, आप उनकी जो हैबिट्स हैं, चाहे वो रिचुअलिस्टिक हैबिट्स हों, चाहे वो एवरीडे हैबिट्स हों, आप उनको जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब सेंसस कमिश्नर आए तो सेंसस कमिश्नर जो है वो आपको उस वर्ण का या फिर उस कास्ट का जो है वो लिख दे। इसके साथ आपकी जो है वो एक सोशल मोबिलिटी जो है वो होती है। तो इस चीज को एम.एन. श्रीनिवास जो है वो लिखते हैं। तो एंड्रे बेते इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। एंड्रे बेते कहते हैं कि जो रिचुअल इमिटेशन है वो जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुदलायर्स के अंदर काम किया। उन्होंने कहा कि वो लोग संस्कृताइजेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो लोगों ने ऑलरेडी जो अपना आइडियोलॉजिकल बेस है वो बना लिया। वो अपने आप को जो है वो भूमि पुत्र कहते हैं, अपने आप को जो है सन्स ऑफ सॉइल कहते हैं, और उसी के साथ साथ उनके पास बेहतरीन एजुकेशन है। उनकी जो इकोनॉमिकल पावर है इट इज बेटर देन द ब्राह्मण्स। एजुकेशन जो है वो इट इज बेटर देन द ब्राह्मण्स। उनका जो है वो एक पॉलिटिकल क्लाउट भी है। तो इसके कारण उनको संस्कृताइजेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो एम.एन. श्रीनिवास जो कहते हैं कि आपके पास जो है वो अगेन कास्ट कुछ ऐसी दिखाई देती है और आपके पास जो नीचे वाले वर्ण हैं वो ऊपर अपवर्ड रिचुअलिस्टिक इमिटेशन जो है वो करेंगे, उस चीज को जो है वो अगेन एंड्रे बेते क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आपने एक पूरी की पूरी थ्योरी दे दी है और इस थ्योरी को अगेन भारतवर्ष के ऊपर जो है लगाने की जो आपने बात की है वो जो है वो नहीं है। तो सोशल चेंज जो है वो आपके पास रीजनल होती है। द सोशल चेंज इट्स अ रीजनल वेरिएबल। जो पंजाब के अंदर जिस तरीके से सोशल मोबिलिटी है, हो सकता है कि तमिलनाडु के अंदर वैसी सोशल मोबिलिटी ना हो। जो महाराष्ट्र के अंदर सोशल मोबिलिटी है, हो सकता है कि वैसी सोशल मोबिलिटी जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर ना हो। तो हर एक रीजन के अंदर अपना अपना सोशल मोबिलिटी का थीसिस रहेगा। तो इंडिया को अगेन आप एक पर्टिकुलर थ्योरी के सहारे डिक्टेट नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, देयर आर मल्टीप्लिकेसी ऑफ द थ्योरीज, और हर एक रीजन के अंदर अपने अपने फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स के हिसाब से आप सोशल चेंज को देखेंगे। तो ये जो है वो एंड्रे बेते का जो
शुरुआती जो है वो स्टैंस था। फिर उसके बाद एंड्रे बेते जो है वो वेबेरियन अप्रोच लेके आते हैं। सबसे पहले तो हम वेबेरियन अप्रोच को देखते हैं। पहले भी मैं इस चीज़ के बारे में बात कर चुका हूं, अब थोड़ा सा जो है वो और कंप्रीहेंसिवली इसको देखते हैं। वेबर जो है, अगेन वेबर ने अपनी जो अप्रोच है वो कार्ल मार्क्स का एक अल्टरनेटिव जो है वो देने के लिए प्रस्तुत की थी। वेबर कहते हैं कि अगर किसी का सोशल स्टेटस आपको देखना होगा तो सोशल स्टेटस को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमिक्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि उस वक्त कार्ल मार्क्स जो है वो ये कहा करते थे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लासेस, एक बोर्जवा है और एक जो है प्रोलिटेरियत है। बोर्जवा जो है इट्स अ कैपिटलिस्ट क्लास, और कैपिटलिस्ट जो है वो हैं जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास ओनरशिप है, और आपके पास जो प्रोलिटेरियत हैं वो लोग हैं जो कि बोर्जवा के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो दो तरह की क्लासेस जो है वो बन जाती हैं। अब वेबर आते हैं। वेबर कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिकल कैपिटल है, इट इज नॉट इनफ टू डिसाइड कि आपके पास जो है वो कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा। आपको जो है वो अल्टीमेटली इन सारी चीजों की जो है वो जरूरत पड़ती है इस चीज को बताने के लिए कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। सबसे पहली जो है क्लास का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो रिसोर्सेज कैसे हैं, आपकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, जो कि आपकी लैंड, इनकम, ऑक्यूपेशन जो है वो डिसाइड करती है आपकी एग्जैक्ट इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो कैसी है। अगर आप जो है वो सिरिपुरम की बात करें तो सिरिपुरम के अंदर जो है जो नॉन ब्राह्मण यानी कि जो मुदलायर्स थे उनकी जो आपके पास पीजेंट कास्ट थी, इट वाज कंट्रोलिंग द लैंड एंड पॉलिटिक्स। तो आपको उनको जो है वो बिल्कुल भी संस्कृताइज करने की जो है जरूरत नहीं महसूस हुई। तो आपके पास जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड वन, इट इज द फैक्टर ऑफ द कास्ट। कास्ट जो है वो आपका स्टेटस बनाता है, आपकी रिचुअलिस्टिक रैंकिंग बनाता है, आपकी सोशल स्टैंडिंग बनाता है, आपको जो है वो ज़्यादा प्योर जो है वो घोषित करता है। एंड देन उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है दैट इज पावर। पावर का मतलब है कि आपका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कितना है, एंड विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप कितना जो है वो डिसीजन मेकिंग को जो है वो डिक्टेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली जो है वही चीजें ये जो है वो वेबर ने अपनी जो है वो ट्रायड थ्योरी दी थी कि अगर आपको जो है वो किसी का सोशल स्टेटस नापना है तो इन तीन चीजों से जो है वो नापेंगे, और उसी वेबेरियन अप्रोच को ये जो है वो सिरिपुरम के अंदर जो है लगाते हैं एंड्रे बेते। और एंड्रे बेते कहते हैं कि आपके पास जो ट्रेडिशनल रिचुअल स्टेटस है वो इन आपका जो ट्रेडिशनल रिचुअल स्टेटस है, इफ यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज अ ब्राह्मण तो आप जो है वो ब्राह्मणिकल सरनेम लगाएंगे। अगर जो है वो आप यू आर नॉन ब्राह्मणन तो आपका जो है वो अगेन रिचुअल स्टेटस तो इट इज लाइक द एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो ये तो जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, ये तो वैसा का वैसा जो है वो रहेगा। लेकिन जो आपके पास रियल स्टेटस है इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द लैंड ओनरशिप। आप कितनी जमीन जो है वो आपके पास है, आपके पास वेस्टर्न एजुकेशन है या नहीं है। अब वेस्टर्न एजुकेशन क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन के सहारे आगे चल के जो है वो आपको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, एंड अगेन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब यू विल गेन द इकोनॉमिक कैपिटल। फिर उसके बाद जो है वो आपके न्यूमेरिसिटी कितनी है, आपके पास कितने नंबर्स हैं, आपके पास कितना जो है वो पॉलिटिकल क्लाउट है, ताकि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर जो है वो आप इन्फ्लुएंस कर पाएं, एंड अल्टीमेटली आपके पास जनरेशनल वेल्थ कितनी है। तो ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं इनके अंदर इतना जोर होता है कि वो आपके जो ट्रेडिशनल स्टेटस है उसको हिला सके। तो कुछ मुदलायर्स अकॉर्डिंग टू एंड्रे बेते दे आर सो पावरफुल इन देयर विलेज पॉलिटिक्स, इन देयर रीजनल पॉलिटिक्स कि उनको जो है वो बिल्कुल भी संस्कृताइज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वो जो है वो कहते हैं कि हायरार्की जो है, जो आपके पास लुई डमो जो है वो कहा करते थे दैट द कास्ट इट इज द
हायरार्की, तो ये जो है वो हायरार्की नहीं है, इट इज नॉट अ फ्रोजन लैडर, बट जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो अपने मटेरियल एसेट्स को यूज करते हैं ताकि उनकी जो सोशल पोजीशनिंग है उसको वो रीनेगोशिएट कर पाए। तो आपके पास जो पॉलिटिकल एरिनाज हैं, अकॉर्डिंग टू एंड्रे बेते, द कास्ट इट्स अ रियलिटी, और कास्ट जो है वो अगेन आपके पास जो है वो पावर की तरह ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटीज में, पार्टी पॉलिटिक्स में आपको इंडिया में हर जगह जो है वो दिखाई देगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मंदिर का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेंपल एंट्री का मुद्दा नहीं है, बट इट इज अ मैटर ऑफ पावर। और ये आपको हर इंसान की जो रोजमर्रा की जो उसका रोजमर्रा का जीवन है उसके अंदर जो है वो आपको कास्ट दिखाई पड़ेगी। तो इसी चीज को दिखाने के लिए वो यूज करते हैं द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टिव मॉडर्निटी। अब व्हाट इज सिलेक्टिव मॉडर्निटी? सिलेक्टिव मॉडर्निटी का मतलब क्या है? अगेन योगेंद्रा सिंह जो है वो आपके पास मॉडर्निटी का कंसेप्ट देते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो अगेन देयर विल बी सर्टेन सफियर्स जहाँ पे जो है वो आपके पास एक मॉडर्न जो दृष्टिकोण होता है, एक जो मॉडर्न देखने का नज़रिया होता है, वो जो है वो आपके पास आता है, ठीक है। और इन्होंने लगभग उन्हीं लाइंस के ऊपर सिलेक्टिव मॉडर्निटी का जो है वो कंसेप्ट दिया, सिलेक्टिव मॉडर्निटी एंड अनइवन चेन, ठीक है। अभी इतना जो है वो टाइम नहीं है कि हम जो है वो अगेन योगेंद्रा सिंह और बेते के बीच में जो है वो एक डिफरेंस कर सके, कभी और जो है वो मौका मिलेगा तो हम करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मॉडर्निटी जो है वो पब्लिक सफियर्स के अंदर जो है वो फैल रही है। हम पब्लिक सफियर्स के अंदर अगेन वी आर फोकसिंग मोर ऑन प्रोफेशंस, इनकम्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी की बात होती है तो यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ के ऊपर जो है वो एडमिशन नहीं दिया जाएगा कि आप किस जाति विशेष से बिलोंग करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपको एडमिशन दिया जाएगा कि आपके नंबर कितने आए हैं, आपकी मेरिट क्या है। अगेन आपको जॉब इस चीज़ को देखते हुए नहीं मिलेगी कि आप किस जाति विशेष से आते हैं, आपको जॉब इस चीज़ को देखते हुए मिलेगी कि आपके उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। अगेन आपके पास जो है वो प्रोफेशंस के अंदर आपको जो है वो पोजीशनिंग, आप सीईओ बनेंगे, सीओओ बनेंगे, कहाँ पे आप बैठेंगे, मैनेजमेंट में कहाँ पे बैठेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी प्रतिभा के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो जो मॉडर्न रैशनैलिटी है ये पब्लिक स्फीयर के अंदर आई है, लेकिन सिर्फ मैक्रो लेवल के ऊपर, सिर्फ ऊपर ऊपर से ये दिखाई देती है। प्राइवेट स्फीयर के अंदर आपके पास जो है वो ट्रेडिशनल कॉन्स्ट्रेंट्स दिखाई देते हैं एंड दे आर वेरी रिजिड। जब आपकी शादी होगी तो अगेन आप जो है वो मैट्रिमोनियल एड्स जो है वो देखें तो अगेन जो है वो वहाँ पे पर्टिकुलरली कास्ट के सेक्शंस बने होते हैं कि हमें जो है वर वधू की ज़रूरत है और वो जो वर वधू है वो इस कास्ट का होना चाहिए, इस समाज का होना चाहिए। तो आप पर्टिकुलरली उन चीज़ों को मेंशन कर देते हो, ठीक है। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पे एंड्रे बेते भी कहते हैं कि प्राइवेट स्फीयर के अंदर आपके पास ये जो ट्रेडिशनल कॉन्स्टेंट्स हैं ये जो है वो आपके पास धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे, ये और ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं और आपके पास पब्लिक स्फीयर के अंदर जो है वो मॉडर्निटी आती चली जाएगी। और इस प्राइवेट स्फीयर की वजह से, इस प्राइवेट लाइफ की वजह से बहुत बार जो है वो आपको ये दिखाई देता है कि जो पब्लिक स्फीयर के अंदर जो मॉडर्निटी वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो मेरिट है वो भी जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट जिसके पास जो है वो हिस्टोरिकली लैंड नहीं थी, पैसा नहीं था, या फिर उसके पास जो है वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो आपकी जो शिक्षा है, जो आपकी स्कूलिंग है, जो बुनियादी स्कूल्स हैं वो जो है वो आपको अगेन सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ना पड़ेगा।
तो आपकी जो है वो जो स्टार्टिंग लाइन है उस पर्टिकुलर मार्क्स के लिए या फिर उस पर्टिकुलर मेरिट के लिए, वो जो है वो ऑलरेडी पीछे खिसक चुकी है। अगर आप कंपटीशन लड़ना चाहते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ जो कि आपके पास कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, तो आप जो है वो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए एंड्रे बेते कहते हैं कि अक्सर आपको जब मेरिट बेस्ड सिस्टम की बात आएगी, जब कास्टलेस मेरिट्स की बात आएगी या कंपटीशंस की बात आएगी, तो आपके पास जो है वो एक सिलेक्टिव मॉडर्निटी क्रिएट होती है। आपको उसके अंदर भी ये दिखाई देना शुरू हो जाता है कि आपके पास जो है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट वाले जो बच्चे हैं, दे बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कास्ट और दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली उनके पास जो व्यवसाय थे वो अच्छे थे, एसेट्स जो थे वो अच्छे थे। तो इस तरीके से एंड्रे बेते जो है वो सिलेक्टिव मॉडर्निटी और अनइवन चेंज के बारे में जो है बात करते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि लेट्स से आप इस यूनिवर्सिटी गेट से जो है वो अंदर चले गए, आपको जो है वो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिले, एंड विद द हेल्प ऑफ द रिजर्वेशन आप जो है वो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के गेट से जो है वो अंदर आ गए। ठीक है, कि सरकार ने आपको रिजर्वेशन दिया, सरकार ने ये जो है वो पता कर लिया कि आप एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं, एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं जिनके पास की हिस्टोरिकली एक्सेस नहीं था। तो सरकार ने आपको रिजर्वेशन दिया और आपकी जो मेरिट है, आपको जो है वो ज़्यादा बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड यू हैव एंटर्ड इनटू द यूनिवर्सिटी गेट। लेकिन वहाँ पे आपको जो है स्टेटस का, रिसोर्स का, पावर का दोबारा फिर से जो है वो सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली जो है वो बात आती है स्टेटस मार्किंग। व्हाट इज दिस? यू हैव एंटर्ड इनटू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो सारे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन आप तो हैं गांव से आए हुए, आप तो हैं एक पर्टिकुलर जाति विशेष से आए हुए, जो कि जिसके कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो है वो अगेन यू आर गोइंग टू फेस सर्टन डिफरेंशियल। तो आपको जो है वो बेसिकली वहाँ पे अनडिजर्विंग या फिर अंडर डिजर्विंग जो है वो कहा जाएगा। हर एक बच्चा जो है वो आपका मजाक उड़ाएगा कि ये तो जो है फलां कोटा से आया है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी से आया है, इसको जो है वो अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती। बार बार जो है वो आपके प्रोफेसर्स आपको जो है वो ये कहना शुरू कर देंगे कि इसको तो जो है वो ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, पता नहीं ये बच्चे जो है वो किस तरीके से आ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वहाँ पे जो है वो अगेन आपको एक अलग स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ेगी ताकि आप उस सोशल स्टेटस के अंदर फिट कर पाएँ। फिर उसके बाद बात आती है रिसोर्स की। अब लेट्स से यू वांट टू हैव द प्राइवेट ट्यूशंस, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर एग्ज़ाम को जो है वो पास करने के लिए वहाँ पे भी आपको जो है रिसोर्स कंस्ट्रेंट का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जो डिवाइसेस हैं जो कि आपके पास जो है वो होने चाहिए, लैपटॉप वगैरह, कई बार जो है वो नहीं होंगे, एंड देन देयर विल बी पावर। अगेन पावर इज द कंट्रोल ऑफ मेंटरशिप एंड द इवैल्यूएशन कमिटीज। एंड्रे बेते कहते हैं कि कई बार यूनिवर्सिटीज की जो ये कमेटीज होती हैं, जो कोचेज होते हैं, दे आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट और अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो उनके दिमाग के अंदर भी कई बार एक जो है वो प्रेजुडाइस होता है, वो जो है वो अगेन हम देखेंगे दैट हाउ इट इज़ बिल्ट। और आपके पास जो है वो किस तरीके से जो अंग्रेज़ी बोलना है या फिर आपके पास जो है वो एक तरीके से दिखना है या फिर एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो धीरे 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 ये जो है वो इस तरफ इशारा करना शुरू कर देती हैं दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ और यू आर नॉट डिजर्विंग इनफ। तो जो मेंटर्स हैं वो इन चीज़ों को देखते हुए कि आपको जो है वो अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है, आपको ये जो है मैनर्स नहीं आते हैं, तो वो जो है वो आपको धीरे 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 एक डिस्क्रिमिनेशन या फिर आपकी तरफ जो है वो कम ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से जो फाइनल आउटकम्स हैं, एंड्रे बेते कहते हैं कि उसके ऊपर भी जो है वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कास्ट जो है वो बहुत बार एक सिंबॉलिक वायलेंस का जो है वो जरिया बन जाती है। आपकी भाषा से, आपकी वेशभूषा से, आपकी डाइट से आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाना शुरू कर दिया जाता है।
तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एंट्री की बात नहीं है, इंस्टीट्यूशन के अंदर एंट्री और फिर उसके बाद उसके अंदर सर्वाइवल की बात है। फिर उसके बाद बात आती है रिजर्वेशन की। एंड्रे बेते ने ओबीसी रिजर्वेशन को जो है वो क्रिटिसाइज किया। किस तरीके से क्रिटिसाइज किया? ओबीसी रिजर्वेशन या फिर आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का रिजर्वेशन जब हम करते हैं तो हम जनरली जो है वो ये मान लेते हैं कि लेट्स से दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इट इज़ ऑफ ओबीसी, तो ये जो है वो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी की तरह जो है वो इसको मान लेते हैं और हम मान लेते हैं दैट द पीपल दैट आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी दैट आर हैविंग अ पर्टिकुलर सोशल स्टेटस, उनके पास एक ही तरह की इनकम होगी, उनके पास एक ही तरह का जो है वो स्टेटस होगा, उनके पास एक ही तरह की जो है वो कल्चरल हैबिट्स होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी ब्लॉक्स। तो ओबीसी के अंदर जो है वो आपके पास कुछ एलीट लोग भी आ जाते हैं, लैंड ओनिंग एलीट्स भी आ जाते हैं, एक सर्विस क्लास भी आ जाएगा, एक मार्जिनल आर्टिजन्स जो है वो भी आ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू एंड्रे बेते आपको जो है वो एक बड़ी कैटेगरी को दोबारा फिर से सब कैटेगराइज जो है वो करने की ज़रूरत है। तो आपके पास जो है वो एंड्रे बेते कहते हैं कि पहली बात, आप ये नहीं मान सकते हो दैट द कास्ट इट इज इक्वल टू क्लास। अगर आप पूरा का पूरा जो एक कास्ट ग्रुप है उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को एक ही तरह से ट्रीट करना शुरू कर दोगे तो आप जो है वो एक कास्ट को मोनोलिथिक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप वही गलती कर रहे हो जो कि इंडोलॉजिस्ट ने की थी कि सारे ब्राह्मण्स को एक ही तरह से ट्रीट किया। ऐसा जो है वो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। आपके पास अलग अलग देयर आर डिफरेंट क्लासेस इन हेयर और उनको जो है वो अगेन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो मिलना चाहिए, उनको डिफरेंशियल जो सपोर्ट है वो जो है वो मिलना चाहिए। एंड एंड्रे बेते वॉज अगेन वो इस बात के लिए भी इसके सपोर्ट में थे कि ही वॉज सपोर्टिंग द पोस्ट एंट्री बैरियर्स ऑल्सो, जो आपके पास जो है वो जो हमने यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होने के बाद जो है वो देखे। तो एंड्रे बेते जो है उन चीज़ों को भी मिटाना चाहते थे। एंड देन ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द एवरीडे कास्ट। नाउ ब्यूरोक्रेसी एंड एवरीडे कास्ट, यहां पे एंड्रे बेते एक शब्द के ऊपर जो है वो बात करते हैं और इस शब्द का नाम है डिस्क्रिशन। लेट से आपके पास जो है वो ये सारी फाइल्स जो है वो पड़ी हुई हैं, ठीक है, दिस इज अ बंडल ऑफ फाइल। अब एक डीएम के पास या फिर एक ब्यूरोक्रेट के पास ये एक पावर होती है कि वो किस फाइल को चूज करना चाहता है। वो पहली फाइल को चूज करना चाहता है, दूसरी को चूज करना चाहता है, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी को, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। और वो अपनी डिस्क्रिशन यूज करता है इन फाइल्स को उठाने में। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये जो डिस्क्रिशन है ये रोजमर्रा की जो कास्ट है उसका हिस्सा बनती है। इफ अ पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट he or she belongs to one particular caste और उसी कास्ट के इंडिविजुअल की यहां पे जो है वो फाइल पड़ी हुई है एंड देयर इज अ सोशल कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड अ ब्यूरोक्रेट, तो आपके पास देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि वो जो है वो आपकी फाइल पहले जो है वो उठाएगा। सो एंड्रे बेते का मानना था कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओवर्ट प्रेजुडिस जो है वो नहीं होता है, ये जो है वो आपके पास इट इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू द रूटीन इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रैक्टिसेस। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिस्क्रिशन, कि आप किसको पिक करने वाले हो, किसको छोड़ने वाले हो, किसको आप जो है वो चाहेंगे कि इसकी फाइल जो है मैं बाद में देख लूंगा, इनकी फाइल जो है पहले देख लेता हूं। तो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज सोशल कैपिटल, दैट आर कनेक्शंस, दैट इज सिंबॉलिक कैपिटल। और कास्ट के अंदर सोशल कैपिटल भी होती है, सिंबॉलिक कैपिटल भी होती है। कास्ट आपके कनेक्शंस भी बनाती है थ्रू द किनशिप एक्सेट्रा,
और कास्ट जो है वो एक सिंबॉलिक कैपिटल की तरह भी यूज की जाती है, जो कि अगेन इंडिया के अंदर जो है वो यूनाइटिंग फैक्टर की तरह जो है वो यूनाइटिंग फैक्टर जो है वो रहती है। तो वर्क प्लेस के अंदर भी आपकी रेपुटेशन आपकी कास्ट जो है वो बनाती है। जो क्लास है वो जो है रिस्क अब्सॉर्प्शन का काम करती है। रिस्क अब्सॉर्प्शन क्या होता है? कॉलेज के बाद जो है वो कई लोगों को अनपेड इंटर्नशिप जो है वो लेनी पड़ती है। तो उस अनपेड इंटर्नशिप के बाद आपकी जो है वो रियल जॉब लगती है। लेकिन क्या एक एससी बच्चा जिसके पास जो है वो घर को चलाने लायक व्यवसाय ही नहीं है, वो 2 साल तक अनपेड जॉब कर सकता है? वो 2 साल तक रिसर्च कर सकता है? नहीं। तो वहां पे जो है वो अकॉर्डिंग टू एंड्रे बेते एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंशियल आ जाता है। एंड देन फिर उसके बाद पावर, यानी कि आपके पास जो है वो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है कि आप अपनी गलतियों को सर्वाइव कर पाओ। इफ देयर इज अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जिसकी मैनेजमेंट के अंदर एक ही तरह के कास्ट के जो है वो लोग बैठे हैं, तो देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि वो जो है वो एक तरह के जो कास्ट एम्प्लॉय है उसकी जो गलतियां हैं वो जो है वो माफ कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कितना सर्वाइवल है आपका। तो एंड्रे बेते कहते हैं कि इन चीजों के अंदर अगेन कास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये कास्ट की बात नहीं है, इट इज मोर अबाउट हाउ यू क्रिएट अ पर्टिकुलर सोशल कैपिटल, हाउ यू क्रिएट पावर इन द सोसाइटी। तो इसलिए एंड्रे बेते जो है वो कहते हैं दैट द कास्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद कास्ट के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स का तड़का लगना शुरू हो जाता है। तो एंड्रे बेते कहते हैं कि जब पॉलिटिक्स का जो है वो तड़का लगना शुरू हो जाता है तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है दैट द कास्ट इट इज नॉट कास्ट इन स्टोन बट इट इज सीमेंटेड बाय द वोट बैंक पॉलिटिक्स। कास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है स्टोन के अंदर नहीं होती है, ये जो है वो आपके पास इट इज सीमेंटेड बाय द वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो एंड्रे बेते जो है वो कहते हैं कि सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स, या फिर जब जो है वो कास्ट का मुद्दा मेन मीडिया के अंदर या फिर मेन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जब मुद्दा बनता है, तो ये ज़रूर है कि आपके पास जो है वो कास्ट की मोबिलाइजेशन होती है। आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि अगर हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो हम अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम अच्छे तरीके से अपनी जो पॉलिसीज हैं वो मनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो एक स्टैग्नेशन है या फिर एक जो स्टिग्मेटाइजेशन है वो भी जो है वो इंक्रीज होती है। सो सोशल जस्टिस को हम सिर्फ और सिर्फ एक कंपिटिटिव कोटाज की तरह देखना शुरू कर देते हैं। हम जो एक कास्ट की रियल पोजीशनिंग है कि वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आपकी ह्यूमिलेशन का कारण कैसे बन रही है, वो जो है वो आपकी सोशल जो एक सोशल कैपिटल कैसे बन रही है, वो आपकी जो है वो अगेन एक स्ट्रक्चरल वायलेंस का कारण जो है वो किस तरीके से बन रही है, हम जो है वो उन चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम द कास्ट इट इज नॉट जस्ट द इशू ऑफ द कोटा पॉलिटिक्स, इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिकल इशू बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इशू। और यहीं से एंड्रे बेते हमें यह समझाते हैं कि कैसे जो कास्ट है ये जो है वो आपके पास एवरीडे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो आप इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को, प्रेजुडिस को फेस करते हैं उसका जो है वो एक कारण बन जाती है, एक कारण बन जाती है। ये सिर्फ एक कारण नहीं है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। क्योंकि आपके पास जो है वो अगेन पॉलिटिक्स भी आ जाती है, पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है, इकोनॉमिकल पावर भी आ जाती है। ठीक है, तो एंड्रे बेते का ये ज़रूर मानना था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ एंड्रे बेते का ये भी मानना था कि जो आपके पास जो इकोनॉमिकल मोबिलाइजेशन है वो भी आप कीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोटा पॉलिटिक्स ना खेलिए।
आप जो है वो कास्ट को इस तरीके से देखिए कि ये जो है वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो एक सिंबल है वो किस तरीके से ये बन रही है। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ एंड्रे बेते एंड दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज स्टडीज़, दीज ऑब्जर्वेशंस ऑफ एंड्रे बेते, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आज यूजीसी की डिबेट जो है वो हो रही है, तो उस बात के ऊपर जो है वो एंड्रे बेते बहुत इंपॉर्टेंट है।